घोसी का उपचुनाव बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ माननीय दारा सिंह चौहान जीतने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज मुसलमान भाई हमारे, उन्होंने देखा कि इतने सालों से कांग्रेस और सपा बसपा मुसलमानों की इतनी फिक्र, इतनी चिंता की कि देश की आज़ादी के समय 35% थे, आज 2% भी नहीं रह गए हैं। अब ऐसा क्या हो जाएगा, जो सरकार ये बनाएंगे तो कोई ऐसी आंधी तूफान आ जाएगी कि जितना भी गरीब, जो रिक्शा, जो गरीब दलित शोषित वंचित समाज है, सबके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो जाएगी, सब महलों में रहने लगेंगे। भाई बाराती तो तैयार हैं, लेकिन किसके नेतृत्व में चलेगी, पहले तो ये तय कर लें कि दूल्हा कौन है। कोऑर्डिनेशन कमेटी किस लिए, वो इसलिए बनाई है कि कोई नाराज़ होगा तो उसको मनाने जाएंगे। ये कमेंटमेंट में ये लोग सब बहुत झूठे लोग हैं और इनकी बात पे देखिए, जो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से जिसने भी किया है उसका तजुर्बा, उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। अपने गलेबान में झांक के देख लें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि आखिर ये साथी हमारे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। सुल्तानपुर रोड पे भगवान परशुराम की कितनी बड़ी मूर्ति लगवाई थी, तो ढोल बजा के, नगाड़ा बजा के कि जो है बहुत बड़ी हमने मूर्ति लगवाई। ठीक है, मूर्ति लगवाई, स्वागत है। और उसके बाद आप तुरंत रामचरितमानस पे सवाल उठा देते हो, कहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने लगते हो, तो आप खुद कंफ्यूज पार्टी हो। आप पहले अपना एक स्टैंड क्लियर कर लो। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और कमर कस ली है। लगातार प्रचार प्रसार अभियान जो है वो बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर भाजपा हो, दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो लगातार घोसी विधानसभा में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए भाजपा एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव भारती समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इजहार अली जी हैं। सर, घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव है वो काफी दिलचस्प है। इस बार खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में उतरकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। घोसी विधानसभा में तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी, जब उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का उपचुनाव आपको याद होगा, तब तो वो घर से निकले नहीं। लेकिन जब हमारे नेता ने सलाह दी कि अखिलेश जी को एसी से निकल के काम करना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में रहना चाहिए, तो अब अखिलेश जी, अब मैं देख रहा हूँ उसके बाद से कि चाहे अपनी पत्नी का चुनाव हो डिम्पल यादव जी का, अब चाहे घोसी का उपचुनाव हो, अब देखिए जाके वहाँ रैली कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। देखिए, घोसी का उपचुनाव जिस दिन से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिस दिन से माननीय दारा सिंह चौहान जी वहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं एनडीए के, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने कई 100 नेताओं को लेके, चाहे अरविंद राजभर जी हों, अरुण राजभर जी हों, और पूरी यूनिट, पूरी पार्टी जिस दिन से घोसी की धरती पे उतरी है, उस दिन से वहाँ का रिजल्ट आ चुका है। घोसी का उपचुनाव बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ माननीय दारा सिंह चौहान जीतने जा रहे हैं। इसमें किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। इजहार जी, इस बार जैसा आपने बताया कि अखिलेश यादव जी को लगातार नसीहत मिलती थी, सुझाव मिलते थे, जनता भी शिकायत करती थी कि अखिलेश यादव जी ज़मीन पर नज़र नहीं आते। इस बार उपचुनाव के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। उन्होंने पीडीए बनाया है। उनका दावा है कि पीडीए जो है इस बार एनडीए पर भारी पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। तो क्या लग रहा है, कितना नुकसान कर पाएंगे? नहीं, पीडीए क्या है भाई? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो पिछड़ा तो सपा के साथ है नहीं, पिछड़ा तो सब एनडीए के साथ है। दलित भी माननीय मोदी जी की नीतियों से, एनडीए की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर दलित भी बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ के एनडीए के साथ जा चुका है। अल्पसंख्यक भी, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान भाई हमारे, उन्होंने देखा कि इतने सालों से कांग्रेस और सपा बसपा मुसलमानों की इतनी फिक्र, इतनी चिंता की कि देश की आज़ादी के समय 35% थे, आज 2% भी नहीं रह गए हैं। तो वो देख रहा है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। आज एनडीए में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सुहेलदेव भारती समाज पार्टी हो, आप देखिए अल्पसंख्यक समाज कितनी तेज़ी से जुड़ रहा है सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के साथ और एनडीए के साथ। तो लड़ाई है कहाँ? और इंडिया ही तो जिताता है एनडीए को। भाई, इंडिया में जो लोग बसते हैं, इंडिया में जो लोग रहते हैं भारतवर्ष में, वही तो वोटवा देते हैं एनडीए को, कि कोई बाहर मुल्क से आता है वोट दे जाता है एनडीए को। इंडिया ही तो जिताता है एनडीए को। तो किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार एनडीए की बनेगी। इसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ।
बार तमाम बड़े दलों ने मिलकर इंडिया नाम से एक गठबंधन बनाया है जिसमें I.IN.DIA करके पूरी स्पेलिंग है, लेकिन बीच में डॉट लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ किया था कि नाम रख लेने से जो मानसिकता और विचारधारा होती है वो कॉपी नहीं की जा सकती है। किस तरह से देखते हैं कि जो तमाम विपक्षी दल इस बार एकजुट हुए हैं एनडीए के विजय रथ को रोकने के लिए, जो उनकी पहली प्राथमिकता है, क्या वो सफल हो पाएंगे? नहीं, देखिए, नाम रख लेने से कोई भाई नाम रख लिया तो विजन तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हमारी सरकार आने के बाद हम क्या क्या करेंगे। भाई पिछली बार भाई कांग्रेस की बात है, कांग्रेस 50 वर्ष इस देश पे राज किया, सपा भी 4-4 बार सरकार में रही है। तो जब ये सरकार में थे तब जो ये पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनके लिए क्या किया? क्योंकि जब सरकार होती है तब तो उनको ये भूल जाते हैं। अब ऐसा क्या हो जाएगा जो सरकार ये बनाएंगे तो कोई ऐसी आंधी तूफान आ जाएगी कि जितना भी गरीब जो रिक्शा, जो गरीब दलित शोषित वंचित समाज है, सबके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो जाएगी, सब महलों में रहने लगेंगे। ऐसी क्या योजना है? पहली बात तो अभी ये तय करें कि इनका दूल्हा कौन है। भाई बाराती तो तैयार हैं, लेकिन किसके नेतृत्व में चलेगी, पहले तो ये तय कर लें कि दूल्हा कौन है। अभी दूल्हे की देखिए उसमें टोटल लड़ाई है। एक आपको अगर आपको सही इंडिया की अगर सही परिभाषा देखनी है, सही उसकी सीन देखने हैं, तो एक देखिए, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक अमिताभ जी की मूवी थी, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो देख लीजिए आप, जिसमें वो मंत्री पद बांटते हैं, वो विभाग बांटते हैं, वो बहुत देखिए मशहूर फिल्म है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद आपके दर्शक समझ गए होंगे। वो मूवी देख लीजिए, बस वही इंडिया की जो है, बस वो असली इंडिया जो इंडिया में जो बन रहा है, बस वो उसी में अमित जी ने दर्शाया है, अमिताभ बच्चन। आपका कहना है कि बहुत जल्द विपक्ष में टकरार होने वाली है और सब अलग हो जाएंगे? सब, मैं आपसे बता रहा हूँ ना भाई, दूल्हा तय नहीं है। अभी आपने देखा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी किस लिए? वो इसलिए बनाई है कि कोई नाराज़ होगा तो उसको मनाने जाएंगे। अरे अभी पहले दूल्हा तय करें, उसके बाद फिर सीटें तय करें, और उसके बाद बहुत से भी मुद्दे आएंगे जो ये आपस में टकराएंगे। अभी आप देखिएगा, अभी तो ये खाली ये जो बैठक कर रहे हैं, ये सब चाय नाश्ते पानी का, रसमलाई चापने का व्यवस्था है। अपना बेंगलोर किए, बिहार किए, अब इस बार महाराष्ट्र में है, तो कोई मतलब नहीं है। एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार काबिज होगी, और जो शोषित वंचित गरीब समाज, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज, देखिए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे मोदी जी हों, इनकी सोच है जो गरीब, जो कमज़ोर, जो समाज में अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है, उसकी थाली में भोजन की व्यवस्था, उसकी शिक्षा की व्यवस्था, उसकी दवाई की व्यवस्था कैसे हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। और इसी चिंता के साथ और इसी कार्यक्रम को लेके हम लोग लगातार रात दिन काम करते रहते हैं। और हमारे नेता देखिए, आपने देखा हो कि 24 घंटे जनता के बीच में और जनता के सुख दुख में शामिल रहने काम करते हैं। सिद्धार्थ जी, 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव ओपी राजभर जी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा था। अब वो 2024 से पहले एनडीए के साथ आ गए हैं। प्रचार प्रसार अभियान को काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ा रहे हैं। एनडीए में उनका ज़ोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्हें राजभर समाज का दुश्मन बताया गया था। कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी, हमारे साथ उन्होंने गठबंधन किया। आप लोग ऐसा क्यों देखते हो कि हमने उनके साथ किया? समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ किया, हमने उनके साथ, दोनों ताली दोनों हाथ से बजती है। जब हमने उनके साथ गठबंधन किया तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की बड़ी बड़ी फ़ोटो लगाते थे अपने सारे उसमें पोस्टरों में, और उसका जैसे गठबंधन टूटा, आप उस दिन के बाद से बता दीजिए कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की एक बार भी उन्होंने पोस्टर लगाया हो, क्या उसमें कहीं पे स्थान, कहीं कोने में ही स्थान दे दिया हो। तो समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में अंतर है। ये कमेंटमेंट में ये लोग सब बहुत झूठे लोग हैं, और इनकी बात पे देखिए, जो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से जिसने भी किया है, उसका तजुर्बा, उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। चूँकि ये गठबंधन करने के टाइम बात दूसरी करते हैं, मीठी मीठी, और जब गठबंधन हो जाता है तब ये बदल जाते हैं। तो इनकी जो धोखा देने वाली नीति है, ये हमेशा से ये इनकी चली आई है, और इसी वजह से कोई गठबंधन साथी इनके साथ बहुत समय चल नहीं पाता है। आपने देखा होगा, कांग्रेस साथ गठबंधन हुआ, चुनाव बाद टूट गया, बसपा के साथ हुआ, टूट गया। आखिर क्या वजह है कि आपका गठबंधन चलता क्यों नहीं है? आप अपने गलेबान में झांक के देख लें। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
कि आखिर ये साथी हमारे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। और हमने नहीं छोड़ा, समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी ने नहीं छोड़ा, उन्होंने तलाक का लेटर भिजवाया था। तो तलाक का लेटर तो वही भिजवाता है जो कमज़ोर होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो लेकिन उनके साथ मजबूती से सर अभी भी खड़े हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे भाई। उनकी एमएलसी वो हैं ही हैं, और समाजवादी पार्टी में भी वो अपने बयानबाजी करते रहते हैं भाई, कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो तो है नहीं, तो अब जाएंगे कहाँ। तो एमएलसी हैं ही हैं, अपना रसमलाई चापेंगे, वहीं रहेंगे। अच्छा इजहार जी, चुनाव से पहले अभी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी भी हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी की। अयोध्या से तमाम साधु संत जो थे वो उनकी शिकायत करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अखिलेश यादव के पास पहुंचे थे। हालांकि अखिलेश यादव जी की ओर से उन्हें समय नहीं दिया गया। साधु संतों का आरोप है कि अखिलेश यादव के इशारे पर ही जो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर कोई भी हो, वो लोगों को जाति धर्म विशेष के नाम पर बांटने का प्रयास करते और इस तरह के बयान देते हैं। कितना सही मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी पहली बात तो स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि यही लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पे भगवान परशुराम की कितनी बड़ी मूर्ति लगवाई थी, सबसे बड़ी मूर्ति, और कितने प्रचंड ढोल बजा के नगाड़ा बजा के कि जो है बहुत बड़ी हमने मूर्ति लगवाई। ठीक है, मूर्ति लगवाई, स्वागत है। और उसके बाद आप तुरंत रामचरितमानस पे सवाल उठा देते हो, फिर कहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने लगते हो। तो आप खुद कन्फ्यूज पार्टी हो। आप पहले अपना एक स्टैंड क्लियर कर लो कि हमको करना क्या है, और उसी के आधार पे अपनी पार्टी की नीतियाँ अपना आगे काम करिए। खैर, मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, उनका है, लेकिन उनका स्टैंड कोई क्लियर नहीं है। वो टोटल कन्फ्यूज पार्टी है, और कन्फ्यूज पार्टी के बारे में क्या बात किया जाए। इजहार जी, लगातार आप लोग ग्राउंड पर उतर कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 2024 के लिए पार्टी को ज़मीनी स्तर पर और मजबूत कर रहे हैं। तैयारियाँ किस तरह की चल रही हैं? लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? नहीं, प्रचंड। मैं आपसे बता रहा हूँ, हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का समर्थन आपने देखा होगा। देखो, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा कि 2017 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का हुआ, खतवा नहीं खुला समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में, बिल्कुल एकदम वहाँ से एकदम जीरो पे आउट हुई और 47 सीटों पे रह गई। और उसी का प्रमाण ये सब पूरी दुनिया जानती है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन किया। वहाँ पे आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी ने वहाँ क्लीन स्वीप किया। तो ये ताकत है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, क्योंकि हम लोग गरीबों वंचितों की बात करते हैं, जो समाज में अंतिम पायदान पे है उसकी बात करते हैं। तो जब प्रमाण है सामने तो उसको सबूत की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। लगातार प्रचार प्रसार अभियान काफ़ी तेज़ चल रहा है। कहा यह भी जाता है कि केंद्र की जो कुर्सी का रास्ता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर है। एनडीए जो है वो अपने मिशन 80 को मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ा रहा है। इस बार एक्सपर्ट्स का जो कहना है कि बड़ी संख्या में जो नए वोटर्स हैं वो भी वोट करने जा रहे हैं, तो सबसे क्या अपील आप करना चाहेंगे? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्र को आगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी, और ऐसा नहीं है, हम अपील तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी अपील से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के एनडीए को समर्थन देते हैं, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। और घोसी का उपचुनाव, मैं आपको आज तारीख नोट कर लीजिए, 8 तारीख को फिर आपसे भेंट होगी। प्रचंड बहुमत के साथ माननीय दारा सिंह चौहान वहाँ से विजय होंगे, चूँकि वहाँ पर लड़ाई अब पार्टियों की नहीं रह गई है, वहाँ पे लड़ाई अब ओम प्रकाश राजभर जी बनाम अखिलेश यादव जी हो गई। तो इसलिए जितना भी पिछड़ा समाज है वो ये दिखाना चाहता है कि देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे सुख दुख में शामिल रहते हैं, और प्रचंड बहुमत के साथ माननीय दारा सिंह चौहान वहाँ से विजय होंगे। बिल्कुल किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इजहार अली जी ने साफ तौर पे बताया है कि चाहे वो घोसी विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, जो जीत है वो एनडीए की ही होने वाली है। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि विपक्षी दलों की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है, और यही अंतर जो है जनता समझ चुकी है। इन्होंने साफ तौर से बताया कि आगामी चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद किसके साथ बना हुआ है। विवेक के साथ उमंग पांडेय, टीवी लखनऊ।